बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसद्दिक नूर इज़ द पर्सन जिसकी तीन तरह की इनकम्स हमें सवाल में दी गई हैं। एक सैलरी इनकम है, दूसरा प्रॉपर्टी इनकम और तीसरा अदर इनकम। और सवाल आपसे रिक्वायर ही करता है कि आप इनकम और टैक्स दोनों की वर्किंग बनाएं। मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 153 इसको इग्नोर कर दें। सो 153 एक्चुअली विद होल्डिंग टैक्सेस का सेक्शन है और ये बताता है कि गुड्स की सप्लाई पे, सर्विसेज पे और कॉन्ट्रैक्ट्स पे कितना टैक्स विदहोल्ड किया जाएगा और वो किन सूरतों में मिनिमम टैक्स होगा और किन सूरतों में फाइनल टैक्स होगा। सो ये सेक्शन तो कैफ के सिलेबस में नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि सर्विसेज पे जो टैक्स विदहोल्ड होता है वो मिनिमम टैक्स होता है। अच्छा जी, सो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम है दैट इज सैलरी इनकम एंड वी विल स्टार्ट अ सॉल्यूशन बाय मेकिंग अ वर्किंग। सैलरी इनकम आप लिखें और आइटम्स इसमें फीड इन करें। फर्स्ट वन इज़ बेसिक सैलरी जो कि है 2 लाख रुपए पर मंथ। सो दिस इज़ पर मंथ इनकम, तो इसलिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और बेसिक सैलरी जो होगी दिस इज़ बेसिक सैलरी और 2 लाख को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 24 लाख। इसमें एग्जाम कुछ नहीं है, तो 24 लाख सारे का सारा टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आइटम इज़ हाउस रेंट अलाउंस जो कि है 80,000 रुपये पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंसेस सारे टैक्सेबल होते हैं, इसलिए हाउस रेंट अलाउंस को हम टैक्सेबल रखेंगे। अलाउंसेस सारे टैक्सेबल होते हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, या फिर कोई स्पेशल अलाउंस हो जो कि आपको स्पेसिफिकली फॉर ऑफिशियल एक्सपेंसेस दिया जाए, तो फिर वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है। अच्छा जी, सो ये हाउस रेंट अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल और इसमें आपने याद ये रखना है कि इसको 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी वाला रूल अप्लाई नहीं करना क्योंकि वो वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन पे लगता है, वो अलाउंस पे नहीं लगता है। सो अलाउंस इज 80,000 पर मंथ और इसको 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी 9,60,000। सो 9,60,000 इसमें एग्जाम कुछ नहीं है, सो 9,60,000 इज टैक्सेबल। नेक्स्ट आइटम इज यूटिलिटीज अलाउंस, सेम ट्रीटमेंट होगा 10,000 पर मंथ। सो यूटिलिटीज अलाउंस ये यूए मैंने लिखा है, सो इट विल बी 10,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको, 1,20,000 हो जाएगा। नथिंग इज एग्जाम्प्ट और 1,20,000 इज टैक्सेबल। नेक्स्ट अलाउंस इज मेडिकल अलाउंस, इसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है और अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई हो तो फिर इसकी टैक्सेशन पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। वो हम देखेंगे सवाल में, अगर होगा तो फिर उसको भी अकोमोडेट कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल मेडिकल अलाउंस नज़र आ रहा है जो कि 10,000 पर मंथ है। सो मेडिकल अलाउंस 10,000 पर मंथ का मतलब साल का 1,20,000 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बेसिक सैलरी है इसका 10% बनाएंगे एंड दैट विल बी 2,40,000। सो एग्जामेशन की अमाउंट बड़ी है और ग्रॉस अमाउंट कम है, तो इसका मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम में कुछ नहीं आएगा। इसको नेगेटिव करके नहीं लिखना, टैक्सेबल के कॉलम में नेगेटिव नहीं लिखना, ज़ीरो लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हीकल, 1000 cc व्हीकल जिसकी वैल्यू 12 लाख रुपए है, पार्टली यूज फॉर कंपनीज बिजनेस। और इसका मतलब पार्टली यूज फॉर कंपनीज बिजनेस का मतलब ये है कि पार्टली फॉर पर्सनल यूज है। ही हैज़ ऑल्सो बीन ग्रांटेड अ हाउसिंग लोन। सो पहले हम जरा इस व्हीकल को वैल्यू कर लेते हैं। सो 12 लाख रुपए का व्हीकल है और पार्टली यूज फॉर कंपनीज बिजनेस, तो इसका मतलब इसके ऊपर वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस का आप कानून लगाएंगे और वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा है कि आप कैसे इसको वैल्यू करते हैं, बहुत ही आसान है। सो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल व्हेन इट इज़ पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। सो 5% आपने बनाना है 12 लाख का, तो व्हीकल के केस में इट विल बी 12 लाख का 5% और दिस विल बी 60,000। सो 60,000 इस व्हीकल की वैल्यू बन गई जी, वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस हमने किया। उसके बाद आपको लोन दिया गया हाउसिंग का जो कि 5.5 लाख रुपए है। नो प्रॉफिट और इंटरेस्ट हैज़ बीन चार्ज। सो ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन है और इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में हमें पता है कि वो एक बेंचमार्क रेट है जिसकी बेस पे हम कैलकुलेशन बनाते हैं, 10% का वो रेट है। लेकिन साथ ही टैक्स लॉ ने ये भी कहा है कि अगर लोन की अमाउंट ही 1 मिलियन से कम हो तो आप ये सारी कैलकुलेशन मत बनाया करें, बेंचमार्क रेट की कुछ भी इनकम में शामिल ना करें। सो जो हाउस लोन है, हाउस लोन जो कि एक इंटरेस्ट फ्री लोन है,
उसके केस में कुछ भी हम इनकम में शामिल नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट आइटम जो सैलरी इनकम में लिखा है वो है ग्रेचुटी। ही हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ 75,000 फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो चूंकि सैलरी कैश बेसिस पे टैक्स होती है तो इसलिए ये 75,000 जिस साल में मिला उसी साल की इनकम माना जाएगा। और ग्रेचुटी फंड जो है ये ना तो अप्रूव बाय कमिश्नर है और ना ही अप्रूव बाय एफबीआर है। सो दिस इज एन अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। सो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड से अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो फिर हम इसको टैक्स कैसे करेंगे। सो उसका तरीक़ेकार हमने जो लॉ में पढ़ा वो ये था कि अगर वो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है, हम उसके 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। सो 50% ऑफ ग्रेचुटी का अमाउंट बनाओगे आप। सो यहाँ पे देखें ग्रेचुटी का अमाउंट कितना है, ग्रेचुटी का अपना अमाउंट ही 75,000 है। सो इसका अगर 50% बनाओगे तो इसका मतलब वो 75,000 से तो डेफिनेटली कम ही बनेगा। और सो आई जस्ट सॉल्व इट हियर कि हमें जो ग्रेचुटी मिली हम उसे क्या करेंगे। सो ग्रेचुटी के केस में इट इज़ 75,000 और इसमें से आपने एग्जेम्प्ट करना है या तो 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी। 50% ऑफ ग्रेचुटी कितना बनेगा, यानी ग्रेचुटी की अमाउंट भी यहाँ पे 75,000 ही है तो उसका 50% आप बनाएंगे तो वो 37,500 बनेगा। इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी बनती है, दैट इज 37,500। तो 37,500 विल बी एग्जाम्प्ट और 37,500 जो बाकी बच रहा है वो टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी इज 1,50,000। तो ये तो विदहोल्डिंग टैक्स है और विदहोल्डिंग टैक्स की हम एक अलग से वर्किंग बना लेते हैं, वी कॉल इट वर्किंग 2। और विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी और इसको लिख लेते हैं 1,50,000। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी इनकम। सो प्रॉपर्टी इनकम में इन्होंने कहा जी रेंट फ्रॉम अ हाउस लेट आउट 1,00,000 रुपए पर मंथ। तो ये तो रेंट की अमाउंट हो गई। सो प्रॉपर्टी इनकम की एक अलग वर्किंग बना लेते हैं, विल कॉल इट वर्किंग 3 एंड दिस इज प्रॉपर्टी इनकम। सो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। सो प्रॉपर्टी इनकम बनाते हुए आपको तीन अमाउंट्स पहले बनानी होती हैं, एक रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दूसरा फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और तीसरा अनएडजस्टेबल एडवांस। इन तीन चीज़ों को मिला के आप बनाते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो अब मेरे पास जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल वो इन्होंने बताया हुआ है कि 1,00,000 रुपए पर मंथ है, तो इसका मतलब साल का रेंट तो बन गया 12,00,000 रुपए। दूसरी अमाउंट ही इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। सो ये एक्सपेंसेस की आगे डिटेल दी हुई है। और जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनेगा इन तीन फिगर्स को मिला के, दिस विल बी रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जो इन तीनों को मिला के बनेगा। इसमें से फिर मैं माइनस करूंगा एक्सपेंसेस। ठीक है, जो प्रॉपर्टी इनकम से माइनस करने की इजाज़त है। सो एक्सपेंसेस हम एक एक करके नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले जो एक्सपेंस दिया गया है दैट इज़ रिपेयर्स। रिपेयर्स इन्होंने बताया जी 30,000 रुपये की हैं ना। ये जो 30,000 रुपये की रिपेयर है ये चूँकि एक बिल्डिंग है ऑन रेंट, तो इसका मतलब ये कि प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में आपको एक्सपेंसेस जो अलाउड हैं उसमें बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस है, ये पहला आइटम है बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस। और ये 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है। इसका मतलब कि जो भी रिपेयर का एक्सपेंस दिया हुआ है वो इररेलेवेंट होता है, आपने सिंपली रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 1/5 बनाना है। सो यू विल कैलकुलेट फर्स्ट एक्सपेंस एज रिपेयर अलाउंस एंड दिस विल बी 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स अभी हमने वर्कआउट नहीं किया, तो वो भी हम जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जो कि इन्होंने लिखा जी 7% ऑफ रेंट है। और जो कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं उसके केस में इनकम टैक्स लॉ ने कहा है कि ये आपको मैक्सिमम 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स अलाउ होते हैं। तो इसका मतलब 7% तो नहीं आप एक्सपेंस आउट कर सकोगे, बल्कि आपको 4% ऑफ रेंट जो है वो अलाउड होगा एज एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे जो एक्सपेंस लेंगे कलेक्शन चार्जेस का,
that will be 4% of rent chargeable to tax. Again rent chargeable to tax अभी वर्कआउट होना रहता है. नेक्स्ट आइटम इज ग्राउंड रेंट और ये 10,000 रुपये है. तो बिल्कुल ग्राउंड रेंट अलाउड है एज एक्सपेंस. अगर आप एक्सपेंसेस की लिस्ट देखोगे तो इसमें पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है ग्राउंड रेंट. सो दिस इज अलाउड एज एक्सपेंस. सो ग्राउंड रेंट इज अलाउड एज एक्सपेंस. और जो ग्राउंड रेंट की अमाउंट है वो हमें मालूम है कि वो 10,000 रुपये सवाल में दी हुई है. सो नो प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट आइटम इज प्रॉपर्टी टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्स 15,000 रुपये है. और अगर अलाउएबल एक्सपेंसेस की लिस्ट देखें तो कोई भी टैक्स जो आपने पे किया हो इनकम टैक्स के अलावा वो आपको अलाउड होता है एज एक्सपेंस. तो प्रॉपर्टी टैक्स इज़ नॉट एन इनकम टैक्स, तो इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स भी अलाउड होगा एज एक्सपेंस. सो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट है 15,000 जो क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन है. नेक्स्ट अमाउंट इज रेंट शेयरिंग विद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 3,000 पर मंथ. ये एक्चुअली जब इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में आप लोन लेते हैं तो फिर आप एक्चुअली सूद नहीं दे रहे होते बल्कि रेंट शेयरिंग की अमाउंट दे रहे होते हैं. तो अब यहाँ पे जो अगर आप देखें कि इन्होंने शेयर इन रेंट जो है ये दिस इज़ अलाउड एज एक्सपेंस जब आप इस्लामिक मोड में लोन ले रहे होते हैं तो दिस विल बी अलाउड एज एक्सपेंस. और रेंट शेयर जो है और वो आपको सवाल में बताया हुआ है दिस विल बी 36,000. कैसे बनाया 36,000? आपको क्वेश्चन में इन्होंने बताया हुआ है कि इट इज़ 3,000 पर मंथ, तो 12 महीने का 36,000 हो गया. ही रिसीव्ड अ डिपॉजिट ऑफ 2 million नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट. सो अनएडजस्टेबल एडवांस भी है. अनएडजस्टेबल एडवांस. सो ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस है ये इन्होंने बताया हुआ है सवाल में. और वो कितना बताया हुआ है दैट इज़ इन्होंने कहा जी कि सो हम यहाँ पे इफ़ दिस इज़ वर्किंग 3 आई विल कॉल इट लेट्स से वर्किंग 4 अनएडजस्टेबल एडवांस. और वो इन्होंने कहा जी कि 2 million है. सो अनएडजस्टेबल एडवांस की मज़ीद तफसील ये है नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट आउट ऑफ विच ही रिफंडेड 1 million टू प्रीवियस टेनेंट. तो इन्होंने पिछले किराएदार को 1 million वापस कर दिया हु वेकेटेड हाउस आफ्टर 3 years टेनेंसी. सो 3 साल की टेनेंसी के बाद उसने घर खाली किया. नाउ जो कानून है जो अनएडजस्टेबल एडवांस है वो उसके बारे में ये कहता है कि आप 1/10 करके इसको इनकम में शामिल करेंगे और जितनी अमाउंट इनकम में शामिल हो चुकी होगी जब आपको नया एडवांस मिलेगा तो उसमें से वो अमाउंट जो पहले इनकम में शामिल हो चुकी है उसको माइनस कर दें. तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस टेनेंट से आपको पैसे मिले हैं, ठीक है, सो आप प्रीवियस एडवांस देखें वो कितना है, वो है 1 million. ठीक है जी. तो इसका मतलब अगर 3 साल की टेनेंसी में रहा तो इसका 1/10 कितना बनेगा 1 लाख. सो 1 लाख रुपया 1 साल का इनकम में शामिल करोगे आप हर साल. तो पिछले 3 सालों से ऐसा होता आ रहा होगा. 3 साल की टेनेंसी अगर वो पहले रह कर गया है तो इसका मतलब 1 साल 2 साल और 3 साल. सो 3 साल वो पुराना किराएदार रहा है आपके पास. तो पहले साल का ये हो गया 1/10. फिर दूसरे साल का 1 लाख रुपया, ठीक है, और फिर तीसरे साल का 1 लाख रुपया. हर साल आपकी रेंट चार्जेबल टू टैक्स में ये लाख रुपया ऐड हुआ होगा. ठीक है. सो तीनों सालों का हो गया. तो इसका मतलब जो ऑलरेडी रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल हो चुका है वो कितना है 3 लाख. सो टैक्स लॉ ये कहता है कि पहले जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल हो चुका है, सो ये दूसरा हाईलाइट हुआ पॉइंट है इसको देखें अमाउंट चार्ज टू टैक्स अर्लियर, वो कितना हो चुका होगा, वो 3 लाख हो चुका होगा. उसको आपने माइनस किस में से करना है, अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस. सो अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस कितना है, वो 2 million है. सो 2 million में से मैं इस 3 लाख को माइनस करूंगा तो बाकी कितना बचेगा 1.7 million 17 लाख. ठीक है. और 17 लाख के साथ फिर क्या सलूक करें, 1/10 ऑफ एडवांस विल बी ट्रीटेड एज रेंट इन टैक्स ईयर ऑफ रिसीट एंड सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर. ठीक है. सो वो ये कहते हैं जी कि अब आप क्या करें 1/10 करें उसका
जो 17 लाख रुपए बना, और उसको टैक्स ईयर ऑफ रिसीट और 9 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर में इनकम बना। तो इसका मतलब ये है कि 17 लाख रुपए का अब आपने 1/10 करना है, एंड दिस विल बी 1,70,000, और इसको रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल करना है। सो 1,70,000 यहाँ पे रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो हमारा जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है वो अब हम वर्कआउट कर सकते हैं। 13,70,000 रुपये बनता है। ये सारी की सारी चीज़ें, फोरफिटेड डिपॉजिट सवाल में है कोई नहीं। सो प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई है, नहीं है। इसके बाद अदर इनकम शुरू रहती है। अदर इनकम पे भी बात करते हैं, पहले ज़रा इसको कंक्लूड कर लें। सो अब जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है ये आपने वर्कआउट कर लिया है, तो आप इजीली ये दो फिगर्स भी वर्कआउट कर सकते हैं। सो 1/5 बना लें 13,70,000 का, तो इट विल बी 2,74,000, और 4% आप इसका कैलकुलेट करेंगे इसी 13,70,000 का, तो इट विल बी 54,800, 54,800। सो ये आपके एक्सपेंसेस हो गए, और जब आप एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी, एंड दैट विल बी 9,80,200। सो दिस इज़ योर प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा जी, अदर इनकम्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। सो प्रॉफिट ऑन PLS बैंक अकाउंट, तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कमीशन फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट्स, अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि आपका रूटीन का बिजनेस तो ये नहीं है। लेक्चरिंग एंड एग्जामिनेशन सर्विसेज फी फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, अगेन ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो हम ऐसा करेंगे कि एक वर्किंग बना लेंगे, एंड विल कॉल इट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस विल बी आवर वर्किंग 5, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें कुछ इनकम आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम की होगी और कुछ फाइनल टैक्स रिजीम की होगी। ठीक है जी। सो जो आपके पास सबसे पहला आइटम है दैट इज़ प्रॉफिट ऑन डेट है या कमीशन है। PLS, प्रॉफिट ऑन PLS बैंक अकाउंट, नेट ऑफ 10% विद होल्डिंग टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो प्रॉफिट ऑन डेट जो कि FTR इनकम है, और इन्होंने आपको नेट बताया हुआ है वो है 9,000। सो 9,000, 9,000 is the net amount. So this is the net amount which is 9,000, और इसको अब आप ग्रॉस अप कर लें। सो ग्रॉस अप कैसे करेंगे, इन्होंने कहा है कि 10% टैक्स विद होल्ड हुआ है, तो ये कैसे वर्कआउट होगा, 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 90। अगर 10% विद होल्ड हुआ है तो इसका मतलब 90 के इक्विवेलेंट हुआ, 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ग्रॉस अमाउंट विल बी 10,000। दूसरा जो आइटम है दैट इज़ कमीशन फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट, इसी तरह ये भी 10% विद होल्डिंग के बाद 18,000 है। तो कमीशन ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगा, एंड दिस अगेन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज नेट फिगर, और ये 18,000 बताया गया है। हम इसको ग्रॉस कर सकते हैं अगर आप 18,000 को अगेन इसी तरह 100 से मल्टीप्लाई करें और 90 से डिवाइड कर दें। सो व्हाट यू विल गेट इज़ 20,000। ठीक है, सो ये आपका ग्रॉस अमाउंट्स बन गया। ओके जी, नेक्स्ट आइटम इज़ लेक्चरिंग और एग्जामिनेशन फ़ीस, जो कि 20,000 बताई हुई इन्होंने। सो ये नेट नहीं लिखा तो हम इसको ग्रॉस ही मानेंगे। सो लेक्चर फ़ी एंड दिस इज़ 20,000। सो हमारे पास जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में बना वो 40,000 बना, और फाइनल टैक्स रिजीम में जो बना दैट इज़ 10,000। सो ये भी कंप्लीट हो गया। जिस सवाल में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट सारा डाटा हमने फीड इन कर लिया अपनी वर्किंग्स में। सो लेट्स नाउ कंक्लूड आवर वर्किंग्स। वर्किंग 5 इज़ कंप्लीट, वर्किंग 3 भी कंप्लीट हो गई थी और 4 भी। हाँ, वर्किंग 2 इसमें 2 विद होल्डिंग टैक्स आ गए जी। एक नॉर्मल टैक्स रिजीम का तो ये ऑलरेडी है, और फाइनल टैक्स रिजीम का भी टैक्स है। सो जो फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स है दैट इज़ ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, जो कि 1,000 रुपये बनता है, क्योंकि 10,000 आपने ग्रॉस बनाया, 9,000 नेट था, तो 1,000 रुपये इसका विद होल्डिंग टैक्स हो गया। और जो कमीशन है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 2,000 है, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम का है।
सो विद होल्डिंग टैक्सेस हमारे पास 1,52,000 और 1,000। ओके, सो ये वर्किंग 3 भी कंप्लीट है, वर्किंग 2 भी कंप्लीट है, वर्किंग 1 कि अब हमने बस टोटल्स बनाने हैं क्योंकि आइटम कोई और नहीं रह गया जिसमें आना हो। सो इट विल बी 3,577,500। अब इन सारी फिगर्स को आप ले आएँ यहाँ पे अपने पास। सो नॉर्मल टैक्स रिजीम, मैं अभी इसको सिंगल कॉलम में भी करके बता दूंगा आपको कि सिंगल कॉलम की प्रेजेंटेशन कैसे होगी। सो दिस इज़ योर सैलरी इनकम विच इज़ कमिंग फ्रॉम वर्किंग 1 और दिस इज़ 3,577,500। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी इनकम भी है। प्रॉपर्टी इनकम इज़ 980,200। उसके बाद बिजनेस इनकम सवाल में नहीं है, कैपिटल गेंस भी नहीं है, और अदर सोर्सेज हैं। अदर सोर्सेज में आपके पास नॉर्मल टैक्स रिजीम में है 40,000 और फाइनल टैक्स रिजीम में है 10,000। इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज भी इसको कहते हैं, सेपरेट ब्लॉक नहीं है, सेपरेट चार्ज। सो यहाँ पे आप टोटल बना लें तो यू विल गेट योर टोटल इनकम। और टोटल इनकम कितना बनेगा, 4,597,700 और ये 10,000। ठीक है जी, इसको अगर आप एड अप कर लें दोनों को तो व्हाट यू गेट इज 4,607,700। सो दिस इज़ योर टोटल इनकम। डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं है सवाल में, सो देयर आर नो डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम को ही आप आगे लेकर चलोगे एंड दिस विल बी योर टैक्सेबल इनकम। सो टैक्सेबल इनकम जो है वो कितना बन जाता है, सेम 4,597,700। अब इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगाना है आपको। सो टैक्स रेट आपको एग्जाम में हमेशा गिवन होते हैं। दिस इज़ अगर 75% वर्कआउट करें आप टैक्सेबल इनकम का, इस टैक्सेबल इनकम का आपको अगर 75% में वर्कआउट करने को कहूँ तो इट विल बी 3,448,275। सो ये किस लिए कैलकुलेट करते हैं हम, ताकि इसको कंपेयर करें सैलरी इनकम से। क्या सैलरी इनकम इससे ज़्यादा अमाउंट है, आंसर इज़ येस। तो इसका मतलब ये सैलरीड पर्सन है। सैलरीड पर्सन है तो इस इनकम के ऊपर सैलरीड पर्सन के टैक्स स्लैब्स लगाए जाएंगे और व्हाट यू विल गेट इज 709,709,368। ठीक हो गया जी। और प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर जो टैक्स रेट है ये आपको एग्जाम में गिवन होता है, इट विल बी 15% टैक्स इम्पोज का रेट, और ये 1,500 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसमें से आप माइनस कर, सो दिस इज़ योर टैक्स इम्पोज्ड। इसमें से आप माइनस करते हैं टैक्स क्रेडिट्स जो कि सवाल में नहीं है। टैक्स क्रेडिट्स का ताल्लुक सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम की कॉलम से है। तो व्हाट यू गेट इज़ टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल जो है अगेंस्ट 709,368 बनेगा। इसमें से आप फिर माइनस करेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस। विद होल्डिंग टैक्सेस की हमने वर्किंग अलहदा बना रखी है ऑलरेडी। सो नॉर्मल टैक्स रिजीम में 1,52 और एफटीआर में 1,000। सो 1,52,000 और एफटीआर में 1,000। ओके, सब अब आप इसके टोटल्स बनाएंगे तो व्हाट यू विल गेट इज योर टैक्स डिमांड और दिस विल बी 557,368 और दिस विल बी 500। 1,500 में से आप 1,000 माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। अब ज़रा अगर हमने इसको सिंगल कॉलम पे सॉल्व करना हो तो फिर हम उसको कैसे करेंगे।
ओके जी। सो इस तरह से आप सिंगल कॉलम में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो बस इसमें आप ये देख लो कि जब आप टोटल इनकम बना रहे हो, तो आपने एफटीआर की इनकम भी ऐड की हुई है, और इसी इनकम को फिर आप दोबारा माइनस कर देंगे जब आपको टैक्सेबल इनकम बनाना होगा। ठीक है। तो इसी तरह जब आपने टैक्स इम्पोज लिखना होगा तो एनटीआर का अलग फिगर बनाओगे, यानी ये टैक्स आपने वर्कआउट किया है एक्चुअली इस फिगर के ऊपर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ठीक है। और जो एफटीआर का टैक्स है ये आपने किसके ऊपर वर्कआउट किया है, जो एफटीआर की इनकम थी उसके ऊपर। और इसी तरह ये जो आपने विथहोल्डिंग टैक्सेस माइनस किए हैं 1,52,000, ये आपकी जो नॉर्मल टैक्स रिजीम के ऊपर थे विथहोल्डिंग टैक्सेस वो हैं, और जो एफटीआर की इनकम थी उसके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो इस तरह से आप माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। सो सिंगल कॉलम में भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही बनेगा। अगर आप मल्टी कॉलम प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है एग्जाम में। तो यहाँ तक आपको कोई सवाल होगा तो मुझसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।